Hello everyone. Today we will discuss preparation of cash flow statement. आज हम रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण प्रस्तुत करेंगे। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया इसकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। सभी कंपनियों को रोकड़ प्रवाह विवरण इसी फॉर्मेट में तैयार करना चाहिए। रोकड़ प्रवाह विवरण में विभिन्न सोर्सेस से वर्ष में प्राप्त रोकड़ अंतर्वाह मतलब नेट कैश इनफ्लो तथा शुद्ध रोकड़ बहिर्गमन नेट कैश आउटफ्लो को दिखाया जाता है और वर्ष में कुल शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह या बहिर्गमन की राशि दिखाई जाती है। रोकड़ प्रवाह को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, संचालन क्रियाएं से प्राप्त रोकड़ बहाव। तो देखिए, संचालन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ बहाव की राशियां इस बात का प्रदर्शक होती हैं कि संस्था ने पर्याप्त रोकड़ बहाव उत्पन्न किए हैं जिनसे वह अपनी संचालन क्षमता को कायम रख सकती है, डिविडेंड का समय पर पेमेंट कर सकती है, जो उसने लोन ले रखा है उनका रिडेम्पशन कर सकती है और बिना भारी वित्तीय सोर्सेस का सहारा लिए ही नए इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ऐतिहासिक संचालन रोकड़ बहाव के बारे में स्पष्ट सूचनाएं तथा अन्य सूचनाएं मिलकर बड़ी लाभदायक हैं तथा इनसे भविष्य की संचालन रोकड़ बहाव का अनुमान लगाया जा सकता है। संचालन क्रियाओं से रोकड़ बहाव मुख्य रूप से संस्था की प्रमुख रेवेन्यू क्रिएट करने वाली क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। इसलिए सामान्यतः वे उन व्यवहारों एवं अन्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं जो कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के निर्धारण में प्रविष्ट होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्रिएट कैश फ्लो के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे माल की बिक्री तथा सेवा प्रदान करने से कैश रिसीप्ट रोकड़ प्राप्तियाँ, रॉयल्टी, फीस, कमीशन तथा अन्य रेवेन्यू से कैश का इनफ्लो, माल तथा सेवाओं के जो प्रोवाइडर होते हैं उनसे कैश पेमेंट, कर्मचारियों को रोकड़ भुगतान, एक बीमा कंपनी के प्रीमियम, उनके क्लेम या वार्षिकी तथा अन्य वार्षिक लाभों के लिए रोकड़ प्राप्तियां व रोकड़ भुगतान, आयकरों को रोकड़ का भुगतान या रोकड़ वापसी जब तक कि उनकी स्पष्टतया वित्तीय तथा विनियोग क्रियाओं के रूप में पहचान ना की जाए, भविष्य के अनुबंधों, वायदों के सौदों और वैकल्पिक अनुबंधों से संबंधित रोकड़ प्राप्तियां जबकि ये अनुबंध व्यापारिक कार्यों से संबंधित हों। देखिए, कुछ सौदे व्यापार में लाभ या हानि उत्पन्न कर सकते हैं जो कि शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की किसी एक मद की बिक्री से उत्पन्न लाभ या हानि इन सौदों से संबंधित रोकड़ बहाव विनियोग क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ बहाव माने जाते हैं। एक संस्था के पास ऐसी प्रतिभूतियां हो सकती हैं जिनको वह व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग में लेती है। ऐसी सिचुएशन में ये रीसेल के लिए खरीदी गई इन्वेंट्री की तरह होती हैं। इसलिए व्यापार के लिए प्रयुक्त प्रतिभूतियों से उत्पन्न होने वाले रोकड़ बहाव संचालन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ बहाव माने जाते हैं। इसी प्रकार कैश इन एडवांस लोन जो कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामान्यतः किए जाते हैं उनको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कैश फ्लो मानते हैं क्योंकि वे संस्था की मुख्य रेवेन्यू
क्रिएट करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला रोकड़ बहाव। तो देखिए, वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ बहाव का अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रोकड़ बहाव उस सीमा तक प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके अंतर्गत भविष्य की आय तथा रोकड़ बहाव को उत्पन्न करने के लिए वे एक्सपेंसेस किए गए हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से उत्पन्न होने वाले रोकड़ बहाव के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अदृश्य संपत्तियों को शामिल करते हुए स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए रोकड़ में भुगतान। इन भुगतानों में वे भुगतान भी शामिल हैं जो रिसर्च या स्वयं के द्वारा निर्मित स्थायी संपत्तियों को पूंजीकृत करने से संबंधित हों। अदृश्य संपत्तियों को शामिल करते हुए स्थायी संपत्तियों की बिक्री से रोकड़ प्राप्तियां इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। अन्य संस्थाओं के अंश ऋणपत्र को खरीदने के लिए नकद भुगतान। इनमें वे भुगतान शामिल नहीं करते जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए रोकड़ या रोकड़ तुल्य समझे जाते हैं। अन्य संस्थाओं के अंश वारंट ऋणपत्रों की बिक्री से रोकड़ प्राप्तियां। इनमें वे प्राप्तियां हम शामिल नहीं करेंगे जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए रोकड़ या रोकड़ तुल्य समझी जाती हैं। थर्ड पार्टी को दिए गए रोकड़ एडवांस या लोन। इनमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए एडवांस या लोन को हम इंक्लूड नहीं करते। थर्ड पार्टी द्वारा अपने एडवांस और लोन के रिडेम्पशन से रोकड़ प्राप्तियां। इनमें वित्तीय संस्थाओं के एडवांस और लोन को इंक्लूड नहीं करते। जो भावी अनुबंध होते हैं या वायदे के अनुबंध हैं या वैकल्पिक अनुबंधों के लिए रोकड़ प्राप्ति, जब तक कि ऐसे अनुबंध व्यापारिक कार्य के लिए नहीं किए गए हों अथवा भुगतान वित्तीय क्रियाओं की श्रेणी में नहीं आते हों। भावी अनुबंधों, वायदों के अनुबंधों व वैकल्पिक अनुबंधों से रोकड़ प्राप्तियां, जब तक कि ऐसे अनुबंध व्यापारिक कार्य के लिए नहीं किए गए हों अथवा प्राप्तियां वित्तीय क्रियाओं की श्रेणी में नहीं आती हों। जब किसी अनुबंध का किसी विशेष स्थिति की सुरक्षा के रूप में लेखांकन किया जाता हो तो इस अनुबंध के कारण उत्पन्न रोकड़ बहाव उस स्थिति का रोकड़ बहाव माना जाएगा जिसकी सुरक्षा के रूप में अनुबंध किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ बहाव। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ बहाव का भी हम अलग से प्रकट करते हैं क्योंकि इसके आधार पर संस्था को धन देने वाले व्यक्तियों द्वारा भविष्य में रोकड़ बहाव का अनुमान लगाया जा सकता है। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ बहाव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अंश या ऐसे ही अन्य डॉक्यूमेंट से के इश्यू करने से प्राप्त रोकड़ को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। ऋणपत्रों, बॉन्ड्स या अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त रोकड़ को भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। उधार ली गई रकमों का रोकड़ी पुनर्भुगतान फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए कैश पेमेंट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स मतलब लाभांशों का भुगतान भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जैसे
करंट ईयर के रोकड़ बही का सारांश, 2 तिथियों का आर्थिक चिट्ठा, 2 अलग अलग डेटों का आर्थिक चिट्ठा, लाभानी खाता चालू वर्ष का हो या नेट प्रॉफिट हो सकता है, इसके नियोजन, स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय आदि से संबंधित जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी हमें ज़रूरत होती है। रोकड़ बहाव विवरण तैयार करने में हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले हमें लेते हैं इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लाभानी खाता द्वारा दर्शाए गए शुद्ध लाभ को कर से पहले का शुद्ध लाभ नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि कर और गैर संचालन संबंधी मदों को लाभानी खातों से चार्ज किया गया होता है। फिर से कभी कभी लाभानी खाता नहीं दिया गया होता है और 2 तिथियों के लाभानी खाते के शेष में जो डिफरेंस दिखाई देता है वह शुद्ध लाभ के नियोजन के बाद का लाभ होता है। ऐसी कंडीशन में कर से पहले के शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना होता है। संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ बहाव की कैलकुलेशन के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं। एक हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं जो भविष्य के रोकड़ बहाव के अनुमान लगाने में लाभदायक होती हैं और ये सूचनाएं इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत नहीं प्राप्त होती। डायरेक्ट मेथड में सकल रोकड़ प्राप्तियां और सकल रोकड़ भुगतानों के मुख्य वर्गों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, जैसे संस्था के लेखांकन अभिलेखों से प्राप्त कर सकते हैं, बिक्री और बिक्री की लागत से प्राप्त कर सकते हैं। इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में संचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ बहाव, शुद्ध लाभ या हानि को एडजस्ट करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें गैर रोकड़ मदों से जैसे ह्रास का आयोजन, अन्य सभी मदें जिनके लिए रोकड़ बहाव विनियोग या वित्तीय रोकड़ बहाव माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।